गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? मैं आपके सामने अभी मास्टर क्लासेज जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ब्लूप्रिंट को आधार मानकर 10वीं का सिलेबस पूरा किया जाएगा। कम समय में बेहतर तैयारी का उद्देश्य एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ही समावेश होगा। और एक चौथा और पॉइंट है, सिलेबस को 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा, ऐसा मेरा टारगेट है। और ये जो टारगेट, ये संकल्प पूरा हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस। इसी आधार को हम मानते हुए प्रत्येक प्रश्नावली वाइज हम मार्किंग की, क्वेश्चनों की और एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, पेपर आपका एग्जाम में किस प्रकार से आने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। हम कैसे प्रश्न उठाए जाएंगे, किस आधार पे आपका पेपर बनाया जाएगा, वो भी आज थोड़ी सी चर्चा करके आज एक नई प्रश्नावली की शुरुआत कर देंगे। जैसे देखिए, आप लोगों ने 4 पॉइंट देख ही लिए। इन्हीं को आधार मान के मैं सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा और मेन फोकस रहेगा अपना अभी मास्टर क्लासेस। जैसे आप लोगों के सामने प्रश्नावली है त्रिभुज, और आप सभी जानते हैं कौन सी प्रश्नावली है, 6ठी प्रश्नावली है। पहले तो इसकी मार्किंग की बात कर ले। ये आपके प्रश्नावली है 4 नंबर की, और इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। जैसे एक प्रश्न आपका होगा वस्तुनिष्ठ, एक दे रखा आपका यहाँ से अति लघुत्तरात्मक, और एक दे रखा है लघुत्तरात्मक। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे भाई एग्जाम में। वस्तुनिष्ठ का मतलब आपके ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब एग्जाम में ये कुछ पैटर्न है तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ आते हैं 12 क्वेश्चन, मतलब आपके पहला ही प्रश्न होता है, इसमें आपके 12 प्रश्न दिए होते हैं वस्तुनिष्ठ। और फिर आपके आ जाते हैं यहाँ से, जैसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, जो उसमें आ जाता है रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान वाले आ जाते हैं, रिक्त स्थान। फिर आपके यहाँ से फिर आपके रिक्त स्थान के बाद में एक एक नंबर के क्वेश्चन फिर शुरू हो जाते हैं। फिर आपका 2 नंबर की मार्किंग है, और फिर आपके 3 नंबर की मार्किंग है, और मैक्सिमम आपके 4 नंबर की मार्किंग और है। मतलब 4 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, 4 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लगभग कितने? 3 क्वेश्चन आपके बड़े होने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न। पूरी प्रश्नावली की बात कर रहा हूं मैं भी। अभी फिलहाल इस प्रश्नावली की बात करते हैं 6ठी। जैसे इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा आपका। तो ऐसे अपन यहाँ से देखते हैं, पहले सिलेबस को कवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इतने से टाइम में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो देखते हैं, पहले तो इस प्रकार से पहले त्रिभुज प्रश्नावली दे रखी है, तो इसके अंदर पॉइंट की बात कर लेते हैं, किस किस पॉइंट की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले आप चर्चा करोगे यहाँ से समरूपता और सर्वांग समता, इनकी चर्चा करने वाले हैं।
दूसरा पॉइंट तुम्हारे यहाँ से एक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, इसकी चर्चा करोगे आप। फिर यहाँ से तीसरा समरूपता के नियम, ये समरूपता के क्या आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं भाई। ये कौन कौन से नियम दे रखे, किस आधार पर प्रश्नावली को आप यहाँ से इन नियमों को लगाकर प्रश्नों को कर पाओगे। चौथा पॉइंट है आपके यहाँ से क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, ये चौथा प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है फिर बोधायन प्रमेय आ जाती है। कौन से प्रमेय? बोधायन प्रमेय। तो ऐसे आपके 5 पॉइंट हैं इस प्रश्नावली के अंदर, इनको अपन को कवर करते हुए चलना है। जैसे पहले प्रश्न की पहला ही प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है आप लोग से, समरूपता सर्वांग क्षमता। तो सबसे पहले ये समरूपता और सर्वांग क्षमता ये आनी चाहिए अपन को। तो चलो छोटी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो ये प्रश्नावली के लिए 1 महीने का समय ले जाती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छे से कवर भी हो, ट्यूशन भी करवाया जाए आपको, और कम समय में आपके प्रश्नावली कंप्लीट की जाए। ऐसे कैसे? तो इसका मतलब है हमें क्या काम करना है, एक तरीके से यहाँ से प्रत्येक पॉइंट की चर्चा करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ से सोल्व करवा जाएगा। बस इतना सा काम हम यहाँ करेंगे। तो पहले हम पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, समरूपता सर्वांग क्षमता ये समझा देते हैं आपको, और फिर प्रश्नावली में प्रश्नों की बात करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले समरूपता क्या होती है? तो पहले समरूपता के लिए समरूप शब्द को समझना जरूरी है। क्या होता है समरूप? समरूप मतलब ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो। रूप मतलब आकार एक जैसा हो। आकार एक जैसे का मतलब कि आपको यहां से मैं कह दूं कि रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो। केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आकार क्या हो? समान हो। वो आकृतियां समरूप कहलाती है। जैसे आकार का मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर के ही हो, आकार का मतलब दिखने में एक जैसे होने चाहिए। जैसे एक जैसे त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको, ये इस प्रकार से एक जैसे त्रिभुज हैं, तो ये आकृतियां समरूप कहलाएगी। जैसे मैंने ये बना दिया आपके सामने, एक वृत्त ये बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया, ऐसे कैसे? तो ये भी आकृतियां कैसी है? समान है। वृत्त एक जैसे ही होते हैं। जैसे बेटा मैंने ये बना दिया इस प्रकार से एक चतुर्भुज, ऐसे क्या बना दिया? एक चतुर्भुज। तो ये भी जैसे एक जैसे नजर आ रहे हैं मेरे को। 2 ताजमहल बना दो, एक छोटा और एक बड़ा। 2 आप यहां से ले सकते हो समबाहु त्रिभुज। वर्ग ले सकते हो जिनकी माप समान हो या नहीं हो, लेकिन उनका आकार एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये आपके कुछ उदाहरण इन्हीं को लिख रहा हूं मैं। ये तो कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु त्रिभुज। ये दोनों समबाहु त्रिभुज हो गए। और ये क्या हो गए? वृत्त। क्या हो गए भाई? वृत्त। और ये है आपके जैसे, मान लिया मैंने सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज हो गए। तो ऐसे आकार एक जैसे हैं, तो यह क्या कहलाएगी? आकृतियां समरूप कहलाएगी। तो समरूप से बना है समरूपता। समरूप आकृतियों में नियम लगता है जब दो आकृतियां आकार में समान हो तो उन आकृतियों को तो कहेंगे समरूप, और इनके नियमों को कहेंगे समरूपता। इनके कुछ नियम होंगे, उनसे आकृतियां क्या की जाएगी? समरूप की जाएगी, और उन नियमों को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम आगे ऐसे कैसे। तो समरूप हो गया आप लोगों के सामने। अब देखो सर्वांग सम,
अब देखो आप सर्वांग सम क्या होता है। तो ये यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, आ जाएगा समझ में। तो सर्वांग सम, तो सर्वांग सम का मतलब आकार व माप। माप को आपको लिखा होगा आमाप भी बोलते हैं इसको। आकार व माप दोनों कैसी हो, समान, दोनों ही समान होने चाहिए, दोनों ही समान हो। तो ये क्या होती है, सर्वांग सम। जैसे अभी मैंने छोटी बड़ी आकृतियों की बात की है, वहां पे आकार एक जैसा था, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आकार के साथ साथ माप भी कैसी होगी, समान। कि जैसे मैंने एक वृत्त ये बनाया तुम्हारे सामने और एक वृत्त फिर से ये बनाया, अब मैं कह नहीं सकता कि ये समरूप सर्वांग सम है या नहीं है, क्योंकि मेरे को एक तरीके से आकार समान दिख रहा है, क्या माप समान है, डिसाइड नहीं है। अब डिसाइड कर देते हैं। जैसे ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर और ये भी लिख दिया 3 सेंटीमीटर लिख दिया, तो इसका मतलब आप अब कह सकते हो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, सर्वांग सम। तो आकार और माप के साथ साथ आकार और माप दोनों समान हो तो वो कैसी आकृतियां कहलाती है, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम हो गया, समरूप हो गया। जैसे एक और उदाहरण ले लो, जैसे मैं बात कर लूं, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ये लो एक, इस प्रकार से ये लो, और दोनों की त्रिज्याएं समान कर दूं मैं, ये आपका जैसे 3 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, तो प्रत्येक कितनी होगी, 3, और ये भी कितनी लिख दी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये आकृतियां कैसी हो गई, सर्वांग सम। आकार भी एक जैसा और इनकी माप भी एक जैसी। तो इस प्रकार से आकृतियां भी समान और आकार भी, आकृतियां भी समान, आकार भी समान और उनकी माप भी समान। तो इस प्रकार से त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज। ये वृत्त कैसे हो गए, सर्वांग सम वृत्त। तो जैसे आप देखो, तो 2 कंडीशन ध्यान रख लो आप कि समरूपता वो तो इस नियम के द्वारा डिसाइड करते हैं, ऐसा इस नियम से प्रदर्शित करते हैं समरूपता को। और ये सर्वांग समता, और ये सर्वांग समता का मतलब, इस नियम का मतलब आपको, इस चिन्ह का मतलब आकृतियां कैसी है, अभी आकृतियां, आकार कैसा है, समान, बस इतना ही है। आकार कैसा है, समान। यहां पे यदि ऐसा बात कर ले तो आकार व आमाप दोनों समान है, इसमें दोनों कैसे हैं, समान। तो इस प्रकार से ये समरूपता हो जाती है अपने से, समरूपता सर्वांग समता। तो अब देखो इसका कुछ क्वेश्चन देख लो आप ऐसे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो चतुर्भुज दे रखे हैं आपको इस प्रकार से कुछ बना के, ऐसे। तो इनको समान कर रखा है, इनको भी समान कर रखा है। इधर आपको दे रखे 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक 1.5 है, और इधर आपको 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है। इसका कोण दे रखा है 90 डिग्री।
तो इस प्रकार से आपको दो आकृतियां दे रखी। अब ये बताना है कि आकृतियां समरूप है या नहीं। प्रश्नावली का नाम है समरूपता, इस पर विशेष फोकस है भाई। सर्वांग क्षमता 9th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने। इस सर्वांग क्षमता के कुछ नियम होते हैं, 3-4 नियम, उनको भी पढ़ना पड़ता है और आकृतियों की बात करनी पड़ती है। तो यहाँ समरूपता है, तो समरूपता के लिए आपको इन दोनों आकृतियों में देखो समरूप है या नहीं है। तो पहले तो एक जैसी नजर आ रही है क्या, तो बिल्कुल नजर आ रही है भाई, एक जैसी। इसने झुका दिया, जरूर इसने झुका दिया, तो यहां से आकृतियों को देख के पता नहीं लगा सकते कि आकृतियां समरूप है या नहीं है। तो समरूपता के आप दो नियम यहां से विशेष ध्यान रख लो। जैसे चलो मैं यहां लिख ही देता हूं समरूपता के नियम, इनको तो मिटा देते हैं। देखो ये समरूपता के, जब दो आकृतियां समरूप कैसे होगी, तो ये समरूप आकृति, या बेटा आप ऐसा कह दो समरूपता, समरूपता लिखो। जैसे समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की बात कर रहे हैं, तो आप यहां से लिख दो, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात व संगत कोण दोनों समान हो। कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात व संगत कोण दोनों समान हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज। तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं और इसी नियम को कहा जाएगा समरूपता। तो जैसे पहली कंडीशन, त्रिभुज हो या आप कोई बहुभुज ले लो, यहाँ त्रिभुजों की चर्चा कर रखी है, लेकिन प्रश्न कौन सा आ गया, चतुर्भुज का। लेकिन इसके स्थान पे क्या ले सकते हो, बहुभुज ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो, बहुभुज। चलो ये ले लो बहुभुज। जब दो बहुभुजों की, बात एक ही है, चाहे त्रिभुज लो, चतुर्भुज लो, पंचभुज लो, अब कोई सा भी बहुभुज ले लो, लेकिन दो बहुभुज होने चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात व संगत कोण दोनों समान होने चाहिए। तो आकृतियां कैसी कहलाएगी, समरूप, और इसी नियम को कहा जाएगा समरूपता। और बिल्कुल यहाँ से इन समरूप आकृतियों को देखते हैं, यहाँ से दोनों कंडीशन लग नहीं रही, क्या लग रही या नहीं लग रही। जैसे देखो यहाँ से इसका नामकरण कर दिया ABCD, इसको दे दिया PQRS, और यहाँ से ABCD की बात करते हैं, PQRS की बात करते हैं। तो जैसे प्रत्येक भुजा समान है इसकी, और इसकी भी प्रत्येक भुजा कैसी है, समान। तो जैसे इसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर, इधर प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1.5 और 3 सेंटीमीटर इन भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात। तो अनुपात लेते हैं यहाँ से, जैसे मैंने इसकी क्रमागत भुजा और इसकी भी क्रमागत भुजा, दोनों चतुर्भुजों की बात कर रहे हैं, ABCD व PQRS में संगत भुजाओं का अनुपात ले लो, AB बटा PQ, BC बटा QR, AC CD। तीसरी भुजा क्या है, CD। इधर तीसरी भुजा कौन सी है, RS, और इधर
चौथी भुजा इसके ले लो आप DA और इसके ले लो आप यहाँ से SR SP। कौन सी भुजा ले लो? SP। तो संगत भुजाओं का अनुपात देखो सबका समान है। 1.5 रखते हैं यहाँ से, यहाँ पे कितना रखते हैं? 3। इसका भी कितना है? 1.5। इसका कितना है? 3। इसका भी कितना है? 1.5। इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये भी कितने? 1.5। ये भी कितने हैं? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सबकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहा है? समान। ठीक है, ऐसे कैसे बराबर में यहाँ पे रख देता हूँ 1.5 और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सबका अनुपात कैसा है? समान है। चाहे तो काट सकते हो आप इसे और यहाँ से ये भी लिख सकते हो, जैसे सबका मान है 1.5, नीचे लिख दो, यहाँ की बजाय कहाँ लिखो? नीचे। सबका अनुपात समान आ रहा है, 1.5 ऊपर और 3 नीचे। सब में 1.5 ऊपर और 3 नीचे। इसमें भी 1.5 ऊपर और 3 नीचे। यहाँ भी 1.5 ऊपर और 3 नीचे। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है। आप हटा सकते हो पॉइंट। ऊपर 15 हो गया, नीचे कितना हो गया? 30। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। सबका अनुपात कितना? 1/2। 1:2। तो अब संगत भुजाओं का तो अनुपात समान हो गया। संगत भुजाओं का क्या समान हो गया? अनुपात। लेकिन क्या संगत कोण बराबर हैं? इसमें 90 डिग्री नजर आ रहा है प्रत्येक कोण। इसमें क्या 90 डिग्री है क्या? नहीं है। तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि संगत कोण समान नहीं है। मतलब कोण A बराबर है कोण B, फिर कोण B बराबर नहीं है कोण Q के, कोण C बराबर नहीं है कोण R के, और कोण लास्ट का ये जो D बराबर नहीं है कोण S के। तो ऐसे संगत कोण क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से? ये चतुर्भुज जो क्या नहीं है? समरूप नहीं है। जो आकृतियां समरूप नहीं। लास्ट में लिख सकते हो, कहते हैं दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों नियम लगने चाहिए। दो आकृतियां समरूप कब होगी? जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात और उनके संगत कोण दोनों समान होंगे, तब आकृतियां कैसी होगी? समरूप होगी। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। बाकी आप इसके रिक्त स्थान आराम से, छोटे छोटे प्रश्न है, इनको देख सकते हैं। इनमें से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा 6.1 में से। चाहे एक छोटा ही प्रश्न आपका बनता है तो वो जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इससे पहले एक प्रमेय पढ़ लेते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। इस प्रश्नावली में ये तो थेल्स प्रमेय है, इम्पोर्टेंट है भाई। इससे सवाल जरूर आएगा एक। प्रमेय को तो पूछे या नहीं पूछे इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूछेगा आप लोगों से। प्रमेय का पैटर्न बड़ा है थोड़ा सा, और आपके जो प्रश्न दे रखा है वो लघुतरात्मक नहीं है। इसमें प्रश्न बढ़ रहे हैं आपके एक तरीके से अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब लघुतरात्मक भी है, निबंधात्मक प्रश्न का समावेश नहीं है इस प्रश्नावली के अंदर। निबंधात्मक प्रश्न आपका जो बड़ा प्रश्न बनता है 4 नंबर का, वो आपकी त्रिकोणमिति में से है और एक सांख्यिकी में से है, और एक प्रश्नावली और है यहाँ से जिसमें से एक और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े प्रश्न। तो यहाँ से बड़ा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ से थेल्स प्रमेय का पैटर्न भी कैसा है? बड़ा। तो आपको इसको केवल इसके स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए सवालों पर फोकस करना है। जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, आपको मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूँ कि एक त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार
खींची जाए कि दो भुजाओं के क्या हो, समांतर हो। एक भुजा के समांतर, दो भुजा के कैसे हो सकती है? त्रिभुज में तो एक रेखा एक भुजा के ही समांतर होगी, चतुर्भुज में जरूर हो सकती है एक रेखा दो भुजाओं के समांतर। तो त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि एक भुजा के क्या हो, समांतर है, तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब है जैसे त्रिभुज एबीसी में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो रेखा है कौन सी, ई एफ, किसके समांतर है, बीसी के, ऐसा दिया है। एक त्रिभुज ले लो और एक रेखा खींच दो, एक भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये समांतर लिए, समांतर लेने के बाद अब कहेगा कि जो रेखा है शेष दो भुजाओं को, एक भुजा बच गई ए बी और एक बच गई ए सी, शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो आपको यहाँ से एक कंडीशन ये अप्लाई करनी है। अब इसका अनुपात हो गया ए बी का, ए ई ऊपर है और ए बी नीचे, और इसका अनुपात हो गया ए एफ ऊपर और एफ सी नीचे। इसका अनुपात और इसका अनुपात कैसा होगा, समान, कि एक रेखा एक भुजा के समांतर हो तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ऐसा आपको दे रखा है। अब इसका विलोम पूछ ले, इसका क्या पूछ ले, विलोम। तो विलोम जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इस कंडीशन को पहले बोल देंगे और इसको बाद में। इसको पहले कैसे बोलेंगे, किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार हो कि वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर होगी। तो इनको पहले लिखो और इसको बाद में लिख दो। ऐसे कैसे, ऐसा देगा आपको त्रिभुज ए बी सी में ई एफ क्या काम करेगी, ई एफ ए बी व ए सी को, एक तो ए बी है, एक क्या है, ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लिख दोगे यहां से, तो ई एफ किसके समांतर होगी, बीसी के समांतर होगी। तो जो ई एफ है बीसी के क्या होगी, समांतर। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो कि ये तो पूरा विलोम हो गया, और ये शॉर्ट में बताना चाहो इसको तो आप ऐसा बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ई एफ इस प्रकार है कि ए ई बटा ए बी और ए एफ बटा एफ सी, ए ई बटा ए बी और ए एफ बटा एफ सी है। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो ई एफ है वो किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा। तो ऐसे कैसे थेस प्रमेय का विलोम। यदि अनुपात आ जाए, थेस प्रमेय लगानी हो तो अनुपात देगा तुम्हें, थेस प्रमेय लगानी हो तो आपको समांतर देगा भाई, एक रेखा किसके समांतर होगी, एक भुजा के समांतर। आपको फिर क्या लगाना है, शेष दो भुजाओं का अनुपात समान करना है। और यदि विलोम लगाना है तो पहले अनुपात दिया जाएगा प्रश्न में और फिर लगा दोगे आप रेखा किसके समांतर होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ऐसी कंडीशन आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी भाई। देखो अब सामने मिटा देता हूं भाई। अब देखो एक प्रश्न करते हैं यहाँ से थेस प्रमेय पर आधारित। एक ये और देख लो, मध्य बिंदु प्रमेय। ये एक और यहाँ से मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, मध्य बिंदु प्रमेय वो देखो आप। मध्य बिंदु प्रमेय की बात कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर व उसकी क्या होती है? आधी। उसकी आधी होती है भाई। कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी क्या होती है? आधी। जैसे ऐसा आपको दो त्रिभुज दे, एक त्रिभुज देते भाई, और इसकी कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लो। ये तो इधर और ये इधर, और इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है? आधी। ऐसा लिया है कि त्रिभुज ABC में E व F क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं? मध्य बिंदु।